नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये सामग्री plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की पुस्तकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास है कृष्णा सोबती जी की जिंदगी नामा। नमस्ते। हाँ, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का ये उपन्यास हिंदी साहित्य में वाकई एक मील का पत्थर है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी रचना की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरें, इसके अलग-अलग पहलू, इसकी पृष्ठभूमि और इसका जो साहित्यिक महत्व है उसे समझें। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा युग है, एक पूरी संस्कृति को समेटे हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा नाम से ही जाहिर है, जिंदगी नामा, जिंदगी का लेखा जोखा। तो चलिए इस अद्भुत साहित्यिक कृति की परतों को खोलते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. सबसे पहले थोड़ा इसके प्रकाशन और महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। ये कृष्णा सोबती जी की कह सकते हैं कालजयी कृति है, मैग्नम ओपस। 1979 में प्रकाशित हुई थी। हाँ बिल्कुल, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छपने के ठीक 1 साल बाद ही 1980 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और फिर आगे चल के हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसने भी इसकी साहित्यिक ऊंचाई पर मोहर लगाई। ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी नामा ने हिंदी साहित्य को कितना कुछ दिया है। ये महज कहानी नहीं है, ये इतिहास है, संस्कृति है, भाषा का उत्सव है, एक जीती जागती दुनिया का दस्तावेज। समय है 20वीं सदी की शुरुआत का, एक ऐसा दौर जब हवा में थोड़ी बदलाव की आहट थी। भारत की आज़ादी का आंदोलन भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था, पर गांव की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी। बिल्कुल, और यहीं पर इस उपन्यास की सबसे खास, सबसे अनूठी बात सामने आती है। वो ये कि इसमें कोई एक मुख्य पात्र, कोई सेंट्रल कैरेक्टर, कोई नायक या नायिका वो नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि उपन्यास किसी एक व्यक्ति या कुछ किरदारों के आसपास घूमते हैं। हाँ, कोई हीरो होता है। हाँ, पर जिंदगी नामा का नायक तो पूरा गांव है, पूरा समुदाय। जैसा कि किताब के ब्लर्ब में भी लिखा है, ये किसानों, मजदूरों और अलग-अलग मजहबी और जातीय समुदायों के जीवन, संघर्ष, प्रेम, दोस्ती और परंपराओं को बहुस्तरीय ढंग से सामने लाता है। ये असल में उस पूरे जनजीवन का, वहाँ के लोगों का महाकाव्य है। किसान, जमींदार, कारीगर, व्यापारी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब मिलकर इस जिंदगी नामे की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो सामूहिकता वाली बात है, इसे थोड़ा और समझते हैं। अगर हम इसके मुख्य विषयों यानी कि थीम्स की बात करें, तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यही है, जीवन एक सामूहिक उत्सव के तौर पर। बिल्कुल, ये किसी एक इंसान की निजी यात्रा नहीं है, ये पूरे गांव की साझा जिंदगी का जश्न है। लोगों के आपसी रिश्ते, उसमें प्यार भी है, जलन भी है, दोस्ती है, दुश्मनी है, रीति रिवाज हैं, मेले ठेले हैं, खेती बाड़ी है। जिंदगी के जितने रंग हो सकते हैं, उनकी अनगिनत छोटी बड़ी कहानियां एक साथ बुनी हुई हैं। ये दिखाता है कि व्यक्ति का वजूद उसके समुदाय से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इसी सामूहिकता के अंदर एक और बहुत जरूरी परत दिखती है, अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों का एक साथ रहना। हाँ, वो सह-अस्तित्व। उस समय के पंजाब में हिंदू, मुसलमान, सिख और दूसरे समुदाय वो किस तरह एक साथ रहते थे, उनके बीच का ताना बाना कैसा था,
उपन्यास इसे बड़ी बारीकी से और ईमानदारी से दिखाता है। कोई ऐसी आइडियल तस्वीर नहीं कि सब बहुत अच्छा ही था। साझा त्योहारों की, रोजमर्रा के लेन देन की गर्मजोशी है, तो साथ में छोटी मोटी नोक-झोंक, छोटे मोटे तनाव भी हैं। हाँ, जो स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद एक बुनियादी सद्भाव, एक दूसरे के साथ जीने की समझ, वो दिखाई देती है। ये विभाजन से पहले के पंजाब की उस मिली-जुली संस्कृति का बड़ा सजीव चित्रण है, जो अब खैर काफी हद तक बदल चुकी है। हाँ, और ये सह अस्तित्व उस समय में दिखाया गया है जब बड़े बदलाव भी दस्तक दे रहे थे। उपन्यास में वो चीज भी महसूस होती है, परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक द्वंद्व, बाहरी दुनिया का असर। बिल्कुल। एक तरफ गांव अपनी सदियों पुरानी रीतियों, मान्यताओं, अपनी जीवन शैली से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी राज का असर है, आज़ादी की सुगबुगाहट है। ये बाहरी ताकतें भी धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रही हैं। नए विचार, शिक्षा की बात, राजनीति की बातें, ये सब गांव की चौपालों तक पहुंच रही हैं और पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी सोच को कहीं ना कहीं चुनौती दे रही हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल का दस्तावेज भी है। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे माहौल को जो चीज जानदार बनाती है, वो है उपन्यास की भाषा। कृष्णा सोपती जी ने भाषा के साथ जो किया है, वो अद्भुत है। यहाँ भाषा सिर्फ कहानी कहने का जरिया नहीं है, वो खुद एक पात्र की तरह है, जो उस मिट्टी की, उस इलाके की आत्मा को आवाज देती है। उन्होंने हिंदी के साथ पंजाबी, उर्दू और वहाँ की जो लोकल बोलियां हैं, उनके शब्दों, मुहावरों, लहजों को ऐसे मिलाया है। हाँ, वो मिश्रण गजब का है। हाँ, कि एक बिल्कुल नई ताजगी भरी और एकदम ऑथेंटिक भाषा बन गई है। ये भाषा में मिट्टी की गंध है, इसमें लोकगीतों की लय है, और पात्र जब बोलते हैं तो उनके संवादों में उनकी सामाजिक, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि झलकती है। पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो उसी गांव में पहुंच गया है और लोगों को उनकी अपनी जबान में बात करते सुन रहा है। ये भाषा की जो रिचनेस है, वो वाकई कमाल की है। और एक और पहलू जो अक्सर उस दौर के ग्रामीण चित्रणों में थोड़ा पीछे रह जाता है, वो है महिलाओं का जीवन। जिंदगीनामा इस मामले में भी खास है ना? हाँ, बहुत खास। ये महिलाओं को सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रखता, उनके जीवन के अलग अलग आयाम सामने लाता है। परिवार में, समाज में उनकी क्या भूमिका है, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, उनका श्रम, उनकी भावनाएं, उनके सपने, और यहाँ तक कि जो सामाजिक बंधन है, उनके प्रति उनका जो मूक प्रतिरोध है, साइलेंट रेजिस्टेंस, वो भी नजर आता है। उनके सुख दुख, उनकी बातें, उनकी चिंताएं, ये सब कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये सारे विषय मिलकर उपन्यास को एक बहुत बड़ा कैनवस देते हैं, एक महाकाव्यात्मकता। बिल्कुल। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो ये है कि इतने बड़े फलक के बावजूद इसका एहसास बहुत अपना सा, बहुत अंतरंग है, इंटिमेट। पढ़ते हुए कोई भारीपन महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हम वहीं का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, ये अनुभव बहुत अनोखा है। ऐसा लगता है जैसे गांव की किसी बड़े से सहन में या चौपाल पर बैठकर हम बड़े बुजुर्गों से उनके जमाने के किस्से सुन रहे हों, बहुत सहजता से, बिना किसी बनावट के। कहानी कहने का ये अंदाज ही इसे इतना अपना सा बना देता है। और भाषा की जो बात हमने की थी, उसे थोड़ा और खोलें अगर, तो ये भाषा सिर्फ बोलियों का मिक्सचर नहीं है, ये बहुत स्तरित है, लेयर्ड है। इसमें एक तरफ लोक जीवन की वो खुरदरी सच्चाई है, वो सौंधी महक है, तो दूसरी तरफ गहरी भावनात्मक संवेदना और एक पोएटिक क्वालिटी, काव्यात्मकता भी है। हाँ, वो महसूस होती है। मुहावरें, लोकोक्तियां, लोकगीत, वो इसकी बुनावट में ऐसे रचे बसे हैं कि एक म्यूजिकलिटी आ जाती है। कृष्णा सोपती जी की कलम में वो जादू है कि वो भाषा के जरिए पूरा माहौल, पूरा एहसास रच देती हैं। ये भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये पाठक को एक अनुभव से गुजारती है। और उपन्यास की जो बनावट है, स्ट्रक्चर, हाँ। वो भी पारंपरिक नहीं है। सीधी सरल लीनियर कहानी नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कहानी एक सीधी रेखा में ए से बी तक जा रही है, बल्कि कथा एक बहती हुई नदी की तरह है। कभी इस पात्र के जीवन में झांकती है, कभी उस घटना पर रुकती है, कभी किसी पुरानी याद में चली जाती है, तो कभी वर्तमान के किसी पल को पकड़ लेती है। किरदारों और घटनाओं के बीच ये आना जाना बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, बहुत नेचुरल फ्लो है। और यही जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, यही इसे इतना जीवंत और यथार्थ के करीब बनाता है। जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है ना,
थोड़ी बिखरी हुई सी, कई धाराएं एक साथ बहती रहती हैं, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की आहटें एक साथ गूंजती हैं। ये बनावट पाठक को भी एक्टिव रखती है, उसे कहानी के टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने के लिए जैसे न्योता देती है। बिल्कुल। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि ये उपन्यास आज भी, इतने साल बाद भी, इतना रेलेवेंट और महत्वपूर्ण क्यों है? आज के पाठक को जिंदगीनामा क्यों पढ़ना चाहिए? क्या मिलता है इसमें? इसके कई कारण हैं। एक तो, जैसा हमने पहले भी कहा, ये उस अविभाजित पंजाब की दुनिया का एक बहुत कीमती दस्तावेज है। एक ऐसी दुनिया जो 1947 के विभाजन के बाद हमेशा के लिए बदल गई। ये उस साझा संस्कृति, उस मिले-जुले समाज की याद दिलाता है, जहां अलग-अलग समुदाय, थोड़ी नोक-झोंक के साथ पर एक साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। और आज के समय में ये बात बहुत मायने रखती है। आज के दौर में जब पहचान और विभाजन की राजनीति इतनी हावी है, उस सह अस्तित्व की कहानी को पढ़ना, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ सामाजिक इतिहास का ही दस्तावेज नहीं है। जैसा आपने कहा, ये भारत की भाषाई विविधता, हमारी लोक संस्कृति की समृद्धि का भी प्रमाण है। जिस तरह इसमें लोक भाषा, लोकगीत, किस्सा गोई का अंदाज और ऐतिहासिक संदर्भ घुले मिले हैं, वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। सही कहा। ये याद दिलाता है कि हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा कितनी गहरी और कितनी विविध है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह ये उपन्यास आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को सेलिब्रेट करता है, उनके संघर्ष, उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी जिजीविशा, मतलब मुश्किलों में भी टिके रहने की जो ताकत है, रेजिलियंस, वो अपने आप में गहरा मानवीय और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश भी देता है। किस तरह? ये दिखाता है कि इतिहास केवल राजाओं और लड़ाइयों से नहीं बनता। इतिहास आम इंसानों के जीने के हौसले से बनता है। ये सह अस्तित्व और मानवीय गरिमा का एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली बयान है। यहाँ मुझे एक समीक्षा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो आपने पहले भी जिक्र किया था शायद। वो इस उपन्यास के सार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। लेखन को जीवन का पर्याय मानने वाली कृष्णा सुप्ती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास जो सचमुच जिंदगी का पर्याय है, जिंदगीनामा। जिंदगीनामा जिसमें न कोई नायक न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल, जांबाज लोग जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनत पर जमे, सदियों गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे, फिर भी फसलें उगाते रहे, जी लेने की सौंधी ललक पर जिंदगियां लुटाते रहे। वाह, क्या बात है! ये पंक्तियां तो वाकई उपन्यास की आत्मा को छू लेती हैं। ये लोगों की कहानी है, उनकी जीवटता की, उनकी जिंदगी से मोहब्बत की कहानी है। ये दिखाता है कि बाहरी उथल पुथल चाहे जितनी हो, जीवन की धारा अंदर ही अंदर बहती रहती है। चलिए अब थोड़ी बात लेखिका कृष्णा सोपती जी के बारे में भी करें। उन्हें हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत विशिष्ट स्थान हासिल है। वो अपनी संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी? संयमित अभिव्यक्ति मतलब वो बहुत नपा-तुला लिखती थीं। कम शब्दों में गहरी बात कहना, कोई फालतू शब्द नहीं। और सुथरी रचनात्मकता मतलब उनके लेखन में एक सफाई, एक स्पष्टता, एक कारीगरी होती थी। वो खुद मानती थी कि कम लिखना असल में विशिष्ट लिखना है, यानी हर शब्द, हर वाक्य पूरी तरह सोच समझकर, पूरी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ लिखा गया हो। और ये विशिष्टता उनकी हर रचना में दिखती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हर नई कृति उनके पिछले लेखन की सीमाओं को लांघ जाती थी। मतलब वो खुद को दोहराती नहीं थी, हमेशा कुछ नया रचती थीं। उनकी रचनाएं साहित्य जगत में अक्सर कहिए कि बौद्धिक हलचल पैदा करती थीं। गंभीर विमर्श, सामाजिक नैतिक बहसें उनको जन्म देती थीं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, दिलो दानिश और जाहिर है जिंदगीनामा। उनकी हर रचना ने पाठकों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी कहानी और उपन्यास सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, नहीं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। समाज और रिश्तों की जो जटिलताएं हैं, उनसे हमारा सामना करवाते हैं। और भाषा पर उनकी पकड़ तो कमाल की थी ही। वो तो बेमिसाल थीं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक नई तरह की ताजगी, एक नई ऊर्जा दी। उनकी भाषा में विचारों का घनत्व होता था, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जीवंत प्रांजलता होती थी, यानी भाषा बहती हुई, सहज और स्पष्ट होती थी। और संप्रेषण की अद्भुत क्षमता, मतलब वो अपनी बात पाठक तक सीधे पहुंचाने में माहिर थीं।
मुश्किल से मुश्किल अनुभव या भावना को भी बहुत सहजता और सच्चाई से व्यक्त कर देती थीं। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी लेखिका होने, इतने सारे राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बावजूद उनमें गजब की विनम्रता थी। हाँ, ये बात सच है। वो खुद को साहित्य की इतनी विशाल परंपरा में साधारणता की मर्यादा में एक छोटी सी कलम का पर्याय ही मानती थीं। ये दिखाता है कि साहित्य के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा था। वो व्यक्ति से ज्यादा रचना के महत्व को मानती थीं। उनका ये भी मानना था कि जो कालजयी लेखन होता है वो हमेशा लेखक से बड़ा होता है, वो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। तो सब बातों को अगर हम समेटें तो ये कहा जा सकता है कि जिंदगीनामा सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये विभाजन से पहले के ग्रामीण पंजाब का एक धड़कता हुआ दस्तावेज है, एक ऐसा आईना जिसमें उस समय के समाज, संस्कृति, भाषा, लोगों की जिंदगी की तस्वीरें साफ दिखती हैं। बिल्कुल। कृष्णा सूप्ती ने अनगिनत किरदारों की आवाज़ों के जरिए आम लोगों के जीवन के हर पहलू को, उनके हास्य, उनके दुख, उनके संघर्ष, उनके प्रेम, उनके आपसी रिश्ते, उनका लोक ज्ञान बड़ी ही खूबसूरती और प्रामाणिकता से हमारे सामने रखा है। हाँ, ये उस साझा जीवन की सुंदरता का, हमारी भाषाओं की समृद्धि का और ग्रामीण भारत की उस अदम्य जिजीविषा का एक कालातीत प्रमाण है। वो जिजीविषा जो तमाम बदलावों और मुश्किलों के बावजूद आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली मतलब शायद बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के रिश्तों में, सहयोग में, एक दूसरे के साथ जीने में है। ये उपन्यास हमें हमारी जड़ों की ओर ले जाता है और मानवीय संबंधों की अहमियत समझाता है। हम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके समर्थन से ही हमें इस तरह की और गहरी चर्चाएं आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, और अगर आपने अब तक कृष्णा सोबती की जिंदगीनामा नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर पढ़ें। ये भारतीय साहित्य का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे हर साहित्य प्रेमी को अपने पास रखना चाहिए। बिल्कुल, और इस अद्भुत पुस्तक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। और हाँ, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा भारतीय लेखक की किताब कौन सी है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें हमेशा अपने श्रोताओं की पसंद जानने में दिलचस्पी रहती है। और अब विदा लेने से पहले एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। जिस तरह जिंदगीनामा एक समय में अलग अलग समुदायों के मिले-जुले जीवन, उनके साझा अस्तित्व को इतनी गहराई से दिखाता है, आज के इस भागते दौड़ते और कह सकते हैं कि अक्सर बटे हुए समाज में साझा अस्तित्व का ये विचार कितना प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है। क्या हम उस दौर की जिंदगी से, जिंदगीनामा के पन्नों से आज के लिए कोई सबक सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब और उसकी कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।